नमस्कार बच्चों। हेलो एल्केन और हेलो एरीन के आज के इस टॉपिक में आपका स्वागत है। आज हम आपको हेलो एल्केन के बनाने की विधियों का वर्णन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हेलो एल्केन्स को हम विभिन्न प्रकार से बना सकते हैं। कक्षा 11 में आपको एल्केन का हैलोजनीकरण, एल्कीन पर हाइड्रोजन हैलाइड की क्रिया या इस तरह की अन्य क्रियाओं का आपको अध्ययन कराया था। उन्हीं क्रियाओं को और इसके अतिरिक्त हैलो एल्केन्स जिन विधियों के द्वारा बनाए जाएंगे उन सब का हम आज के इस टॉपिक में अध्ययन करेंगे। कौन कौन से एल्किल हैलाइड की जो विधियां होती हैं जिनसे कि हम एल्किल हैलाइड को बना सकते हैं वो इस प्रकार हैं। पहली जो विधि होगी आपके पास होगी एल्कोहलों से। जैसा कि आप जानते हैं एल्कोहल का सूत्र क्या होता है। एल्कोहल इसका सूत्र होता है ROH। क्या होता है एल्कोहल का सूत्र? ROH। एल्कोहल से एल्किल हैलाइड कैसे बनाए जा सकते हैं? एल्कोहल से हम एल्किल हैलाइड को विभिन्न प्रकार से बना सकते हैं। जैसे कि हम सांद्र हैलोजन एसिड्स की इस पर क्रिया करें। हम फास्फोरस हैलाइड में क्या होता है आपके पास PCl3 है, PBr3 है, PCl5 है, इस तरह से क्रिया करें। थायोनिल क्लोराइड SOCl2 की क्रिया करें। इससे क्या होगा कि जो एल्कोहल का OH ग्रुप होता है, हाइड्रोक्सिल समूह, एल्कोहल का OH ग्रुप किसके द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है? हैलोजन के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। इस प्रकार हम एल्कोहल से क्या प्राप्त कर लेते हैं? एल्किल हैलाइड। अब कौन से हैलो अम्ल एल्किल हैलाइड से क्रिया करते हैं? आप जानते हो कि हैलो अम्ल जो होते हैं उनमें HCl है, HBr है, HI है, HF है। तो एल्किल हैलाइड की अभिक्रियाशीलता किस क्रम में बढ़ती है? सबसे ज़्यादा जो क्रियाशील होते हैं वो 3 डिग्री यानी तृतीयक होते हैं। दूसरे नंबर पर होते हैं सेकेंडरी या 2 डिग्री या द्वितीयक। और जो सबसे कम अभिक्रियाशील होते हैं वो 1 डिग्री या प्राथमिक आपके पास एल्किल हैलाइड होते हैं जो हैलोजन एसिड से क्रिया करते हैं। हैलोजन एसिड्स की जो क्रियाशीलता का जो क्रम होता है सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है। इसमें HI हाइड्रोआयोडिक एसिड, HBr फिर हाइड्रोक्रोमिक एसिड, इसके पश्चात HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एट लास्ट HF हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। कैसे बनता है? सबसे पहले हम आपको बताएंगे एल्कोहल पर PCl5 यानी फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की क्रिया के द्वारा। एल्कोहल पर जब हम PCl5 की क्रिया करते हैं तो उसका OH समूह हट जाता है। एल्कोहल का OH समूह हट जाता है और उसके स्थान पर क्या आ जाता है? क्लोरीन आ जाता है। देखिए ROH, ये जो एल्कोहल का OH है इसके स्थान पर Cl आ जाएगा, बन जाएगा RCl। और जिन अभिक्रियाओं में PCl5 से क्रिया कराते हैं एल्कोहल की, उन अभिक्रियाओं में फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड बनता है और साथ में संतुलित करने के लिए HCl। इस प्रकार एल्किल एल्कोहल किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? एल्किल क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। हम यहाँ R के स्थान पर क्या रख सकते हैं? CH3 रख सकते हैं, C2H5 रख सकते हैं, C3H7 रख सकते हैं, कोई भी एल्किल समूह यहाँ पर रख सकते हैं। तो यहाँ पर जो उत्पाद मिलेगा वो क्या मिलेगा? CH3Cl मिलेगा, C2H5Cl मिलेगा, C3H7Cl मिलेगा। लेकिन ये जो कंपाउंड होगा फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड, ये कॉमन होगा, सभी में बनेगा। ये डिपेंड नहीं करता है कि आपने यहाँ R कौन सा लिया है। R चाहे आप यहाँ CH3 रखें, चाहे आप यहाँ पर C2H5 रखें, या आप यहाँ पर C3H7 रखें, या कोई भी अन्य एल्किल समूह रखें, यहाँ पर कोई भी इससे अंतर नहीं आ रहा है। एक एग्जाम्पल आपके सामने, जैसे हमने मान के चलिए यहाँ पर हमने R की जगह क्या रख दिया? C2H5। OH अपने स्थान पर है PCl5, तो यहाँ पर क्या हुआ? OH हट गया, ये OH हट गया और इसके स्थान पर क्या आ गया? Cl आ गया। तो एथेनॉल किस में कन्वर्ट हो गया? एथिल एल्कोहल में कन्वर्ट हो गया। तो एथिल एल्कोहल आपके सामने ये बन गया है। अब दूसरा लेते हैं, एल्कोहल पर फास्फोरस ट्राइहैलाइड की क्रिया द्वारा। फास्फोरस ट्राइहैलाइड में कौन कौन से आते हैं? मुख्य रूप से PCl3 और PBr3। और सामान्य रूप से हम जो फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड और फास्फोरस ट्राइआयोडाइड को कैसे बनाते हैं? लाल फास्फोरस पर ब्रोमीन और आयोडीन की क्रिया के द्वारा हमें फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड मिलेगा और फास्फोरस ट्राइआयोडाइड। जैसे 2P + 3Br2 क्या बनेगा?
2 PbR3। तो बैलेंसिंग करने के लिए ये इस गुणांक लगे हुए हैं, अदरवाइज लाल फास्फोरस पर ब्रोमीन की क्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, PbR3 फास्फोरस ट्राई ब्रोमाइड। ऐसे ही हम यदि हम फास्फोरस पर आयोडीन की क्रिया करें तो क्या बनेगा, Pi3 फास्फोरस ट्राई आयोडाइड। ये जो है फास्फोरस के ट्राई हैलाइड है। कौन कौन से, PbR3 और Pi3। इसकी हम किससे क्रिया करेंगे, इसकी हम एल्कोहल से क्रिया करेंगे। एल्कोहल से क्रिया करने पर क्या होगा, उसका OH समूह स्थापित हो जाए, प्रतिस्थापित हो जाएगा और उसके स्थान पर Br या I आ जाएगा। जैसे आपके देखिए ये ROH एल्कोहल हो गया, इस पर हम PX3 की क्रिया कर रहे हैं, X बराबर ClBrI हम रखेंगे तो क्या होगा हमारे पास, यहाँ पर RX बन जाएगा प्लस H3PO3 बन जाएगा, यानी आपके पास फास्फोरस एसिड बन जाएगा और साथ में क्या बन जाएगा, एल्किल हैलाइड बन जाएगा। जैसे आपके एक उदाहरण देखिए, तो उदाहरण हमने क्या ले लिया, यहाँ पर हमने R की जगह क्या रख दिया, CH3CH2OH प्लस PCl3, तो OH हट गया, इसके स्थान पर क्या आ गया, Cl, और क्या बन जाएगा, H3PO3 फास्फोरस एसिड, राइट। तो इस तरह से अल्कोहल पर फास्फोरस ट्राइहैलाइड की अभिक्रिया के द्वारा क्या प्राप्त हो जाएगा, एल्किल हैलाइड प्राप्त हो जाएगा। अब हम अल्कोहल पर फास्फोरस और हेलोजन की अभिक्रिया, यानी जो अभी आपको बताया ट्राइहैलाइड की जगह जरूरी नहीं है कि हम यहाँ पर PCl5 इस्तेमाल करते हैं, हम यहाँ क्या कर सकते हैं, हम फास्फोरस की क्रिया हेलोजन के द्वारा करेंगे। जैसे कि आपके पास हेलोजन की क्रिया करी, हमने अल्कोहल पर Cl2 या Br2 या I2 की क्रिया करी, उपस्थिति किसकी होगी, लाल फास्फोरस की। तो वो जो क्रिया है हम इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, वहाँ पर हमने फास्फोरस का हैलाइड लिया, अभी आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर क्या लिया, फास्फोरस का हैलाइड लिया है, राइट। लेकिन अब इस वाले केस में क्या होगा, इस वाले केस में हम क्या ले रहे हैं कि हम फास्फोरस की प्रेजेंस में हैलोजन की क्रिया कर रहे हैं। फास्फोरस की प्रेजेंस में किसकी क्रिया कर रहे हैं, हैलोजन की। देखिए लाल फास्फोरस की उपस्थिति में हैलोजन की क्रिया, तो क्या होगा, ये OH हट जाएगा, इसके स्थान पर X लग गया, ठीक है, और बाकी आपके पास क्या HCl वगैरह बन जाएगा और H2O बन जाएगा। तो ये जो रिएक्शन होती है इसमें क्या होता है कि OH ग्रुप का रिप्लेसमेंट किसके द्वारा हो जाता है, X के द्वारा हो जाता है। X क्या होगा यहाँ पर, ब्रोमीन और आयोडीन, इस तरह से हम कुछ भी रख सकते हैं। तो ये आपके पास फास्फोरस और हैलोजन की अभिक्रिया के द्वारा होगा। अब अगली क्रिया है हमारे पास एल्कोहल पर सोडियम ब्रोमाइड और सांद्र H2SO4 की अभिक्रिया के द्वारा। ये सामान्य रूप से प्रयोगशाला विधि के रूप में हम इसको कंसीडर करते हैं। होता क्या है, इसमें सोडियम ब्रोमाइड H2SO4 से क्रिया करेगा। पहले ये जो NaBr है ये H2SO4 किससे क्रिया करेगा, इसकी सब्सिडियरी रिएक्शन बन जाएगी तो NaHSO4 बन जाएगा और साथ में क्या बन जाएगा, HBr। वो HBr इस ROH से क्रिया करेगा। मैं आपको बताता हूँ कैसे बनेगा, एक मिनट के बाद। ये देखिए ये है आपके पास, ये क्या होगा हमारे पास, ये जो ROH है ये HBr से क्रिया करेगा। किससे क्रिया करेगा, ये HBr से। तो इसमें क्या होगा, ये OH और ये H मिलकर क्या बन जाएगा, आपके पास वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास क्या प्राप्त हो जाएगा, हमारे पास जो है आपका एल्किल हैलाइड प्राप्त हो जाएगा। और एल्किल हैलाइड से हम जो है, और एल्किल अल्कोहल से एल्किल हैलाइड हम किसके द्वारा प्राप्त कर लेंगे, सोडियम ब्रोमाइड और H2SO4 की क्रिया के द्वारा। हम यहाँ NaBr के स्थान पर हम यहाँ पर KBr भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम यहाँ पर NaBr के स्थान पर क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, KBr। तो ये प्रयोगशाला विधि है। सामान्य रूप से यहाँ पर हाइड्रोजन ब्रोमाइड की क्रिया होती है। तो एक एग्जाम्पल देखिए, हमने यहाँ पर R के स्थान पर CH3CH2OH रख दिया, NaBr के स्थान पर KBr रख दिया। आपको बताया था कि हम NaBr के स्थान पर क्या बनेगा, वही चीज़ होगी, KHS4 बन जाएगा और जो HBr है इससे रिएक्शन करेगा तो OH और H मिलकर वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा और रिमेनिंग क्या आ जाएगा, CH3CH2 और यहाँ पर OH के स्थान पर क्या आ जाएगा, ये Br ग्रुप आ जाएगा। इस प्रकार ब्रोमीथेन या एथिल ब्रोमाइड प्राप्त हो जाएगा। हम तो ये एल्कोहल पर सोडियम ब्रोमाइड और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया के द्वारा हम एल्किल हैलाइड प्राप्त कर लेंगे। अब क्या होता है, एक चीज इस पर ध्यान रखने की है कि अल्कोहल पर यदि हम पोटेशियम आयोडाइड और H2SO4 की क्रिया करें तो एल्किल आयोडाइड प्राप्त नहीं होते। क्यों नहीं होते, इसका रीजन है कि जो पोटेशियम आयोडाइड है ये H2SO4 से क्रिया कर जाता है और HI बनता है और KHSO4 बनता है, ऐसे पीछे ही बनता था। लेकिन क्या होता है कि जो HI है वो सांद्र H2SO4 के द्वारा I2 में ऑक्सीकरण इसका हो जाता है। मेन प्रॉब्लम क्या है कि जो HBr है उसका ऑक्सीकरण नहीं होगा Br2 में, HCl का सांद्र H2SO4 द्वारा Cl2 में ऑक्सीकरण नहीं होगा, परंतु HI का सांद्र H2SO4 के द्वारा I2 में ऑक्सीकरण हो जाता है। HI और H2SO4 की रिएक्शन करेंगे
तो अब इसका रीज़न क्या होता है? इसका रीज़न भी सिंपल सा ये होता है कि जो HI है, हाइड्रोजन आयोडाइड है, और जो सल्फ्यूरिक एसिड है, इनमें होता क्या है कि यहाँ पर आयोडाइड की जो ऑक्सीकरण स्टेट है -1 है, और यहाँ पर आयोडीन की कितनी है? 0 है। तो हम क्या करते हैं कि 95% ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल में एल्कोहल को सोडियम और पोटेशियम आयोडाइड के साथ हम गर्म करके एल्किल आयोडाइड की अच्छी ईल्ड प्राप्त कर सकते हैं। मतलब हमें करना क्या है, यहाँ H2SO4 यूज़ किया है, हम यहाँ H2SO4 के स्थान पर हम क्या डालें? ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड H3PO4 इसमें मिलाना है। तो फिर क्या होगा? हम एल्किल आयोडाइड प्राप्त कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल देखिए, हमने यहाँ पर लिया CH3CH2OH एथेनॉल प्लस Ki प्लस H3PO4 ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड पोटेशियम आयोडाइड। तो क्या होगा? यहाँ पर OH ग्रुप हट गया, इसके स्थान पर I आ गया, CH3CH2I बन जाएगा, और बाकी जो एक हाइड्रोजन यहाँ से हटा है और OH मिलकर वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा। एक हाइड्रोजन यानी H2PO4 बचा और K मिला, तो पोटेशियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार हमें यदि एल्किल आयोडाइड बनाना है तो हम क्या करेंगे कि 95% ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड में एल्कोहल को सोडियम और पोटेशियम आयोडाइड के साथ गर्म करेंगे। इस प्रकार से हम एल्किल आयोडाइड प्राप्त कर सकते हैं। अब एक और विधि है हमारे पास, ये सबसे अच्छी विधि मानी जाती है एल्किल आयोडाइड प्राप्त करने की, कि क्या है कि एल्कोहल पर थायोनिल क्लोराइड की अभिक्रिया के द्वारा एल्कोहल पर थायोनिल क्लोराइड यानी SOCl2 की क्रिया हम करते हैं। तो क्या होता है हमारे पास कि वहाँ पर OH ग्रुप, जो आपके पास एल्कोहल का OH ग्रुप होता है, वो आपके पास Cl के ग्रुप के साथ क्या हो जाता है? रिप्लेस हो जाता है। जैसे ROH प्लस SOCl2, तो यहाँ पर क्या होगा? ये OH ग्रुप हट जाएगा और इसके स्थान पर ये आ जाएगा Cl ग्रुप। तो क्या बन जाएगा? RCl प्लस SO और O मिलकर SO2 बन जाएगा, रिमेनिंग H और Cl मिलकर HCl बन जाएगा। उपस्थिति किसकी होगी? पिरीडीन की। पिरीडीन की उपस्थिति में होगी, और पिरीडीन की उपस्थिति में हमें एल्किल अल्कोहल किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? एल्किल क्लोराइड में। ये जो क्रिया है, इस क्रिया को हम डार्जेन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। कौन सी अभिक्रिया के नाम से जानते हैं इस क्रिया को? डार्जेन अभिक्रिया। याद रखेंगे, एल्कोहल पर थायोनिल क्लोराइड की अभिक्रिया को किस अभिक्रिया के द्वारा जाना जाता है? डार्जेन अभिक्रिया के द्वारा। ये यूपी बोर्ड में कई बार पूछा गया है, डार्जेन अभिक्रिया क्या है? तो एल्कोहल पर थायोनिल क्लोराइड की क्रिया करने पर एल्किल क्लोराइड प्राप्त होते हैं। इस प्रकार एल्किल क्लोराइड प्राप्त करने की ये सर्वोत्तम विधि मानी जाती है, डार्जेन अभिक्रिया। अगली क्रिया क्या है? एल्कोहल पर ल्यूकास अभिकर्मक की क्रिया द्वारा। एल्कोहल पर ल्यूकास अभिकर्मक होता क्या है? हाइड्रोजन क्लोराइड गैस और जिंक क्लोराइड का जो मिश्रण है ल्यूकास अभिकर्मक कहलाता है। वैसे इसका हम प्रयोग करते हैं एल्किल जो एल्कोहल्स होते हैं 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री इनकी पहचान करने में, कि जो आपके पास 3 डिग्री एल्कोहल होते हैं वो शीघ्रता से क्रिया करते हैं, 2 डिग्री एल्कोहल लगभग 5 मिनट में भी क्रिया कर लेते हैं, और प्राइमरी एल्कोहल बहुत स्लो या मंद अभिक्रिया करते हैं या प्राय अभिक्रिया ही नहीं करते। तो इस प्रकार हम ल्यूकास अभिकर्मक की जो यूज़ करते हैं वो एल्कोहल की पहचान करने में करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम इसको बनाएंगे, इसमें है क्या कि प्राथमिक और द्वितीयक एल्कोहल की HCl की अभिक्रिया जिंक क्लोराइड उत्प्रेरक की आवश्यकता होती है। तो जिंक क्लोराइड उत्प्रेरक यानी यही ल्यूकास अभिकर्मक HCl और ZnCl2। तो कैसे बनेगा कि जो एल्कोहल होगा वो आपके पास क्रिया करेगा। देखिए CH3CH2OH प्लस HCl इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, तो क्या होगा? OH हट जाएगा Cl के द्वारा, तो क्या बन जाएगा? CH3CH2Cl प्लस H2O। मान के चलिए आपके पास तृतीयक एल्कोहल है या द्वितीयक एल्कोहल है, तो तृतीयक एल्कोहल में क्या कि यहाँ पर हमें कोई भी जिंक क्लोराइड की आवश्यकता नहीं, क्योंकि बड़ी तेजी से क्रिया होती है, ये रूम टेम्परेचर पर ही बड़ी आसानी से अभिक्रिया हो जाती है। तो तृतीयक एल्कोहल बड़ी शीघ्रता के साथ HCl से यानी हैलोजन एसिड से क्रिया करती है। जैसे कि आप स्टार्टिंग में बताया था कि जो टर्सरी एल्कोहल है या टर्सरी आपके पास एल्केन्स की कैटेगरी होती है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव्स होते हैं ये। तो ये नॉर्मल टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर पर HCl के साथ क्रिया करने पर यह क्रिया संपन्न हो जाती है। इसमें जिंक क्लोराइड उत्प्रेरक की आवश्यकता नहीं होती है। अगली विधि है आपकी हाइड्रोकार्बनों। कक्षा 11 में आपको बताया था कि एल्केन का हैलोजनीकरण करने पर एल्किल हैलाइड प्राप्त होते हैं, और वहाँ पे एक मिश्रण आपको पास एल्किल हैलाइड का प्राप्त होता है। तो इसमें क्या होता है? एल्केनों के मुक्त मूलक हैलोजनीकरण के द्वारा, जैसे कि एल्केनों के मुक्त मूलक क्लोरीनीकरण अथवा ब्रोमीनीकरण में समावेशी मोनो और पॉली हेलो एल्केन का जटिल मिश्रण प्राप्त होता है, जैसे शुद्ध यौगिकों में पृथक करना कठिन होता है। अतः यौगिक की लब्धि बहुत कम, या लब्धि का मतलब जो मात्रा में मिलेगी बहुत कम मिलेगी। जैसे एग्जाम्पल आपके पास है
CH3 CH2 CH3 ये प्रोपेन है आपके पास, इस पर क्लोरीन की क्रिया करते हैं, Cl2 की क्रिया करते हैं, तो Cl2 की क्रिया करने से क्या होगा, या तो देखिए ये Cl नंबर 1 पोजीशन पर जाएगा या नंबर 2 पोजीशन पर जाएगा। तो 3 नंबर पोजीशन तो इसमें है ही नहीं, क्योंकि जो नंबरिंग होती है वो वहाँ से स्टार्ट होती है जहाँ से हैलोजन समूह निकट लग रहा है। तो हमारे पास एक तो मिलेगी पॉसिबिलिटी क्या है कि 1 क्लोरोप्रोपेन मिले या 2 क्लोरोप्रोपेन। तो इसका मतलब है हमें यील्डिंग जो मिल रही है दोनों की मिल रही है। इसमें हमारे पास 1 डिग्री भी मिल रहा है हैलाइड और इसमें 2 डिग्री भी मिल रहा है। तो अब इसको पृथक करना प्राय कठिन होता है। तो ये एल्केनों के मुक्त मूलक हैलोजनीय कणों के द्वारा है। क्रियाशीलता जैसे अभी आपको पता ही कि हैलोजनों से एल्केनों की अभिक्रियाशीलता का क्रम क्या होता है, 3 डिग्री। सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन से होते हैं, 3 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री और उसके बाद 1 डिग्री। सबसे कम क्रियाशील होते हैं 1 डिग्री हैलोजन से जो भी एल्केन क्रिया करते हैं। यानी जैसे मान के चलिए आपके पास एक तो नियोपेंटेन है, एक आइसोपेंटेन है, एक पेंटेन है, तो कौन ज़्यादा क्रिया करेगा, नियोपेंटेन जो है सबसे ज़्यादा क्रियाशील होगा, वो 3 डिग्री है। आइसोपेंटेन जो है 2 डिग्री है, वो उससे कम क्रियाशील होगा, और नॉर्मल पेंटेन सबसे कम क्रियाशील होगा हैलोजन। अब हैलोजन कौन सा ज़्यादा क्रियाशील है, तो हैलोजन में सबसे ज़्यादा क्रियाशील कौन सा होता है, फ्लोरीन होता है, उससे कम क्लोरीन होता है, उससे भी कम ब्रोमीन होता है, और उससे भी कम आयोडीन होता है। अर्थात यदि हम मान के चलिए नियोपेंटेन पर क्रिया करते हैं तो सबसे पहले क्रिया नियोपेंटेन पर कौन करेगा, मान के चलिए फ्लोरीन करेगा, फिर कौन करेगा, फिर क्लोरीन करेगा, फिर ब्रोमीन करेगा, फिर आयोडीन करेगा। यदि हम मान के चलो क्लोरीन की क्रिया कर रहे हैं तो पहले आपके पास नियोपेंटीन क्रिया करेगा, फिर आइसोपेंटीन क्रिया करेगा, और फिर पेंटीन करेगा। इसका मतलब क्या है कि टर्सरी जो एल्केन होगा वो सबसे ज़्यादा क्रियाशील होगा, सेकेंडरी उससे कम क्रियाशील होगा, और प्राइमरी एल्केन सबसे कम क्रियाशील होगा। इसी प्रकार हैलोजेंस में भी जैसे जैसे साइज बढ़ता है वैसे वैसे इनकी क्रियाशीलता का मान भी घट जाता है। अगली जो हाइड्रोकार्बन से विधि है वो एल्कीनों के द्वारा। आप कक्षा 11 में पढ़ चुके हैं कि एल्कीनों पर हाइड्रोजन हैलाइड का योग होने पर हमें एल्किल हैलाइड प्राप्त होते हैं। बिल्कुल ये योग क्रिया या हम कैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन या एडिशन रिएक्शंस के रूप में जानते हैं। इसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड अथवा हाइड्रोजन आयोडाइड से अभिक्रिया करने पर एल्किन किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, उसके करस्पॉन्डिंग एल्किल हैलाइड में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे प्रोपीन है हमारे पास। अब प्रोपीन में क्या है आपके पास, कि प्रोपीन हमारे पास हाइड्रोजन ब्रोमाइड से क्रिया करें, तो प्रोपीन हमारे पास हाइड्रोजन ब्रोमाइड से क्रिया कैसे कर रही है कि सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ पर जो प्रोपीन है आपके पास ये क्या है, ये HBr से क्रिया कर रही है। तो ये जो Br है ये या तो लगेगा नंबर 1 पोजीशन पर या लगेगा नंबर 2 पोजीशन पर। देखिए जैसे कि मान के चले नंबर 1 पोजीशन पर लगा तो 1 ब्रोमो आपके पास प्रोपेन मिल गया, और नंबर 2 पर लगा तो 2 ब्रोमो। अब डिफिकल्टी आती है कि कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, तो इसको सबसे पहले रिजॉल्व किया था मार्कोनिकॉफ नामक एक वैज्ञानिक ने। क्या लिखा है, मार्कोनिकॉफ। मार्कोनिकॉफ ने किसी भी असममित एल्किल हैलाइड पर हाइड्रोजन ब्रोमाइड का योग और हाइड्रोजन हैलाइड का योग होने का नियम दिया, जिसे मार्कोनिकॉफ नियम कहते हैं। अब मार्कोनिकॉफ नियम के लिए हम आपको बताते हैं कि मार्कोनिकॉफ नियम है क्या। मार्कोनिकॉफ नियम है किसी असममित एल्कीन पर हाइड्रोजन हैलाइड का योग होने पर उसका ऋणात्मक भाग द्विबंध के उस कार्बन परमाणु से जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या न्यूनतम होती है या कम होती है। किसी असममित, ये वर्ड है यहाँ पर, ये गौर करने की बात है, किसी असममित, इसको गांठ बांध लीजिए, कंठस्थ कर लीजिए, ये शब्द ही आपको डिफाइन करेगा असममित का मीनिंग क्या होता है। कि जब हम डबल बॉन्ड के दोनों तरफ कार्बन परमाणुओं की भिन्न भिन्न संख्याओं को देखते हैं तो वो असममित होता है। यदि डबल बॉन्ड के दोनों तरफ कार्बन परमाणुओं की संख्या समान है तो वो सममित होता है। इस पर हाइड्रोजन हैलाइड का योग होने पर इसका ऋणात्मक भाग, किसका ऋणात्मक भाग, हाइड्रोजन हैलाइड का। कौन सा ऋणात्मक भाग है इसमें, हैलाइड, यानी यहाँ पर जो Cl आएगा या Br आएगा या I आएगा, कहाँ जुड़ेगा, द्विबंध वाले कार्बन पर जुड़ेगा। कौन से कार्बन पर, द्विबंध के, जिस पर की हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम होती है। तो देखिए हमारे पास, आपके पास एक एग्जाम्पल है, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, ये प्रोपीन है। तो देखिए ये डबल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड के इधर एक कार्बन है और डबल बॉन्ड के इधर 2 कार्बन है। तो अब डबल बॉन्ड से यदि हम इसकी सिमिट्री को देखें तो ये सिमिट्री नहीं है ना, इधर तो 1 है इधर 2 है। तो यदि बराबर बराबर होते तो हम कह सकते थे सममित। तो ये कैसा एल्कीन है आपके पास, असममित एल्कीन। हम जरा दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। हमारे पास एक एग्जाम्पल है, देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 फिर CH3। तो डबल बॉन्ड पर देखिए हमारे पास क्या है, ब्यूट 1 का एग्जाम्पल है, 1 ब्यूटीन का एग्जाम्पल है। तो डबल बॉन्ड के इस तरफ कितने कार्बन है, 1, और इस तरफ कितने हैं, 3। तो इस प्रकार देखें तो ये कैसा, असममित या सममित, ये असममित है, क्योंकि डबल बॉन्ड से एक तरफ 1 कार्बन है, डबल बॉन्ड के दूसरी तरफ 3 कार्बन है। तो ये कैसा है आपके पास, असममित। हम जरा एक और एग्जाम्पल देखते हैं।
हमारे पास एक एग्जाम्पल है CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। तो अब देखिए डबल बॉन्ड के दोनों तरफ देखिए, इधर क्या है CH2 CH3 ग्रुप है, इधर भी CH2 CH CH3 ग्रुप है। तो ये क्या ब्यूट टूइन का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड से दोनों तरफ बराबर बराबर कार्बन और बराबर बराबर ग्रुप है। तो ये कैसा होगा, सममित या असममित? ये होगा सममित एल्कीन। तो इस तरह से हमारे पास अब असममित एल्कीन पर क्रिया करें। प्रोपीन ले लिया हमने पीछे से, प्रोपीन पर HBr का योग करें। तो किसी भी असममित एल्कीन पर हाइड्रोजन हैलाइड यानी हाइड्रोजन ब्रोमाइड का योग होने पर इसका ऋणात्मक भाग कौन सा है? Br। ऋणात्मक भाग द्विबंध के उस कार्बन से जुड़ेगा, कौन से कार्बन से जुड़ेगा इसमें से? जिस पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम है। यहाँ पर कम है, देखिए CH में एक कार्बन और CH2 में दो कार्बन है। तो हाइड्रोजन कहाँ जो ब्रोमीन है वो कहाँ जुड़ेगा? ब्रोमीन जुड़ेगा बीच वाले कार्बन से, यानी CH पर जाकर जुड़ जाएगा। तो क्या बन जाएगा? 2-ब्रोमो-प्रोपेन बन जाएगा। हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। हमारे पास ब्यूट-1 का एग्जाम्पल लिया हमने, इस पर HBr की रिएक्शन करी। तो हाइड्रोजन हैलाइड का योग होने पर इसका ऋणात्मक भाग यानी Br कहाँ जुड़ेगा? द्विबंध के उस कार्बन से जुड़ेगा जहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या न्यूनतम है। तो डबल बॉन्ड से ये रहा ना, इधर कार्बन पर 2 हाइड्रोजन है, इधर कार्बन पर 1 हाइड्रोजन है। तो इस तरह से ये जो Br कहाँ जुड़ेगा? CH के साथ जुड़ जाएगा। तो CH3 CH2 CH Br CH3 तो 2-ब्रोमो-ब्यूटेन बन जाएगा। हमारे पास एक सममित एल्कीन का एग्जाम्पल है। तो सममित एल्कीन के एग्जाम्पल में इस बात का कोई भी महत्व नहीं है आपके पास कि ये Br यहाँ पर जुड़ेगा या यहाँ पर जुड़ेगा, क्योंकि सममित में ये रूल लागू नहीं होता, ये असममित में लागू होता है। तो अब इसमें क्या है कि हम Br को लगाएं, तो हम Br को पहले वाले पोजीशन पर लगाएं या दूसरी वाले पर लगाएं, दोनों तरफ से 2-ब्रोमो-ब्यूटेन ही बनेगा। तो इस तरह का जो एग्जाम्पल है, तीसरा वाला जो एग्जाम्पल बताया है, ये मार्कोनी-काफ नियम, इसके लिए हमें लागू करने की आवश्यकता नहीं है। ये जर्नल एडिशन है एल्कीन पर हाइड्रोजन हैलाइड का। लेकिन जहाँ असममित एल्कीन होती हैं, जैसे दोनों केस आपको बताइए, ऊपर वाले दोनों केस आपको बताए, इन दोनों केसेस में ये भी असममित एल्कीन का केस है, ये भी असममित का। इसमें मार्कोनी-काफ नियम के अनुसार हाइड्रोजन हैलाइड का योग होने पर इसका ऋणात्मक भाग द्विबंध के उस कार्बन परमाणु से जुड़ेगा जहाँ हाइड्रोजन परमाणु की संख्या न्यूनतम होगी। अब हम देखते हैं एंटी मार्कोनी-काफ नियम। ये मार्कोनी-काफ नियम के विपरीत नियम है, इसे खैरेस प्रभाव भी कहा जाता है। इस नियम के अनुसार किसी असममित एल्कीन पर हाइड्रोजन हैलाइड का योग, विशेषकर हाइड्रोजन ब्रोमाइड का योग, इसमें किसके द्वारा कराया जाता है? परऑक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराया जाता है। तो इसका ऋणात्मक भाग द्विबंध के उस कार्बन परमाणु से जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या अधिक होती है। देखिए डिफरेंस बिटवीन द मार्कोनी-काफ एंड द एंटी मार्कोनी-काफ रूल, दैट इज द इन द असमेट्रिक एल्कीन। दोनों में एक बात कॉमन है कि दोनों में असममित एल्कीन है, पर यहाँ पर क्या है कि द्विबंध के उस कार्बन परमाणु से हाइड्रोजन ब्रोमाइड का ऋणात्मक भाग जुड़ा है जहाँ पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या अधिक है। वहाँ पर क्या था कि नेगेटिव पार्ट द्विबंध के उस कार्बन से जुड़ा था जहाँ पर कि हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम थी, लेकिन यहाँ पर क्या है? अधिक है। ये अंतर है दोनों में। मार्कोनी-काफ नियम में हाइड्रोजन परमाणु की संख्या अधिक देखी जाती है, जबकि एंटी मार्कोनी-काफ नियम में हाइड्रोजन परमाणु की संख्या अधिक होती है। तो अब कैसे एग्जाम्पल मान के चलिए, आपके पास है प्रोपीन का एग्जाम्पल, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr। किसी असममित एल्कीन पर परऑक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में, यहाँ बेंजल परऑक्साइड का एग्जाम्पल ले लिया, उदाहरण इसका उत्प्रेरक है ये, तो इसकी उपस्थिति में HBr का योग करना। तो इसका ऋणात्मक भाग कौन सा? Br द्विबंध के उस कार्बन से जुड़ेगा जहां पर कि हाइड्रोजन परमाणु की संख्या अधिक है। बताइए कहां पर अधिक है? दूसरे पर या पहले पर? पहले पर अधिक है, तो Br जुड़ जाएगा यहाँ पर। तो क्या बन जाएगा? 1-ब्रोमो-प्रोपेन बन जाएगा। आपने देखा था मार्कोनी-काफ नियम में 2-ब्रोमो-प्रोपेन बना था, यहाँ पर क्या बना है? 1-ब्रोमो-प्रोपेन। तो इस तरह से एंटी मार्कोनी-काफ नियम लागू होता है। अब हैलोजन के संयोजन द्वारा, ये भी एल्कीन पर क्या होता है? जनरली CCl4 में कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुली हुई ब्रोमीन को एल्कीन में डालने से ब्रोमीन का लाल रंग विलुप्त हो जाता है। यह किसी अणु में द्वि आवंत की पहचान करने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रयोगशाला विधि है। इस संयोजन के परिणाम स्वरूप विसिनल डाइब्रोमाइड, विसिनल आपको बताया था कि पास पास वाले दो हैलोजन, दो कार्बन पर हैलोजन लगता है, ये पहचान होती है द्वि आवंत की। एग्जाम्पल देखिए आपके पास, हमारे पास ब्यूट-1 का एग्जाम्पल है, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस ब्रोमीन। तो अब ब्रोमीन के दोनों Br कहाँ जुड़ेंगे? डबल बॉन्ड पे जुड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर पाई बॉन्ड है, एडिशन रिएक्शन होगी। तो एक Br चला जाएगा पहले वाले कार्बन पर, एक चला जाएगा दूसरे वाले पर। देखो एक Br आ गया पहले कार्बन पर और एक आ गया दूसरे पर। तो इस प्रकार क्या बन जाएगा? 1,2-डाइब्रोमोब्यूटेन। 1,2-डाइब्रोमोब्यूटेन किससे बन जाएगा? ब्यूट-1 से। तो ये विसिनल है। विसिनल का मतलब है दो बराबर वाले कार्बनों पर
हैलोजन समूह लगा हुआ है। तो इस प्रकार विसिनल डाइब्रोमाइड प्राप्त हो जाएगा, किसके द्वारा? हैलोजन के योगात्मक अभिक्रिया के द्वारा। अब आपके पास हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन फॉर यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन 2021 बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अभिक्रिया फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया या हैलोजन विनिमय अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में क्या होता है? ये मुख्य रूप से एल्किल आयोडाइड बनाने की विधि है। जब एल्किल क्लोराइड और एल्किल ब्रोमाइड की शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में सोडियम आयोडाइड के साथ क्रिया करते हैं तो एल्किल आयोडाइड प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया हैलोजन विनिमय अभिक्रिया या फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया कहलाती है। देखिए RX प्लस NaI तो क्या होगा? हैलोजन प्रतिस्थापन होगा। ये जो X है मीन्स यहाँ ClBr है, X बराबर क्या है यहाँ पर? या तो होगा Cl या होगा Br, यहाँ पर दो ही होंगे। और ये I रिप्लेस होगा, विनिमय का मतलब एक्सचेंज, अदला बदली, एक जगह से हटाओ दूसरा जगह लगा दो। मीन्स यहाँ से जो Cl है उसको हटा के I लगा दो, या Br है उसकी जगह I लगा दो, और जो रिमेनिंग पोर्शन है वो NaI की जगह NaBr बन जाएगा। तो वही स्थिति है ड्राई एसीटोन यानी शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड पर सोडियम आयोडाइड की क्रिया करने पर एल्किल आयोडाइड प्राप्त होता है। तो ये कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? फिंकेलस्टीन अभिक्रिया। दूसरी हमारे पास एक और इंपॉर्टेंट अभिक्रिया हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शंस में, यह स्वार्ट्स अभिक्रिया। ये एल्किल फ्लोराइड बनाने की है। एल्किल क्लोराइड और एल्किल ब्रोमाइड को धात्विक फ्लोराइड जैसे AgF, Hg2F2, COF2 अथवा SbF3 की उपस्थिति में गर्म करने पर एल्किल क्लोराइड प्राप्त होता है। इस क्रिया को स्वार्ट्स अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, एल्किल हैलाइड RX प्लस AgF इक्वल टू RF प्लस। एक्सचेंज का मतलब आप समझ ही गए ना कि F लगाना X के स्थान पर और X कहाँ जाएगा? F के स्थान पर। तो अदला बदली एक्सचेंज कहते हैं कि एक दूसरे से बदल जाना। मीन्स क्या है कि X हटाइए और उसकी जगह फ्लोरीन लगा दीजिए, फ्लोरीन को X के साथ ले आइए। तो इस तरह से क्या हो जाता है? स्वार्ट्स अभिक्रिया में फ्लोराइड प्राप्त होते हैं। एल्किल फ्लोराइड बनाने की विधि होती है। अगला है मोस्ट इंपोर्टेंट एक और क्रिया है बोरोडीन-हुन-स्टीकर अभिक्रिया। ये प्रोबेबल जो क्रिया होती है ये आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड के जो सिल्वर लवण होते हैं उनके साथ ब्रोमीन की क्रिया करी जाती है। किसके उपस्थिति में? एसीटोन अथवा कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में। तो इसमें एल्किल ब्रोमाइड प्राप्त होते हैं। जैसे आपके पास एग्जाम्पल है C2H5COOH Ag, सिल्वर प्रोपियोनेट का एग्जाम्पल है, प्लस Br2 इन प्रेजेंस ऑफ किसके? एसीटोन और कार्बन टेट्राक्लोराइड ब्लैक के रूप में। तो क्या होगा? यहाँ से ये CO2 ग्रुप यहाँ से रिप्लेस होगा, CO2 हट जाएगा, ये विकार्बोक्सिलीकरण भी हो गया और AgBr बन जाएगा जो पीले रंग का अपक्षेप होगा, हल्का पीला अपक्षेप होता है, और यहाँ Br। दिस इज द कार्बन चेन डिग्रेडेशन रिएक्शन। ये पूछा जाता है एक ऐसी अभिक्रिया दीजिए जिसमें कार्बन चेन निम्नीकरण हो जाता है। कार्बन चेन निम्नीकरण का मतलब क्या है? यहाँ पर 3 कार्बन की श्रृंखला है, C2H5COO, ये 3 कार्बन की श्रृंखला, और यहाँ पर C2H5 आ गया। इसका मतलब एक कार्बन यहाँ से हट गया है। तो जब कार्बन श्रृंखला में कार्बन को कम करना होता है और हैलोजन ग्रुप लगाना होता है तो वहाँ प्रोबेबल बोरोडीन-हुन-स्टीकर अभिक्रिया लिखी जाती है। तो इस क्रिया के द्वारा हम एरिल ब्रोमाइड भी बना सकते हैं। एरिल में इसमें क्या है? C6H5 ग्रुप भी यहाँ पर हम रख सकते हैं। जैसे कि आपके सामने एग्जाम्पल है कि सिल्वर बेंजोएट का एग्जाम्पल है C6H5COOAg प्लस Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 रिफ्लक्स कर दिया तो हमने इसको क्या बनाएगा? यहाँ पे CO2 ग्रुप भी निकल गया और Ag भी निकल गया। इसके स्थान पर क्या लग गया? Br प्लस CO2 प्लस AgBr। बोरोडीन-हुन-स्टीकर अभिक्रिया के द्वारा हम क्या प्राप्त कर लेते हैं? एल्किल अथवा एरिल ब्रोमाइड प्राप्त कर लेते हैं। अब बात करते हैं आज के अगले टॉपिक की। वो टॉपिक होगा NCERT के जो एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं, पेज नंबर 326 निकाल लीजिए, उसका क्वेश्चन नंबर 10.5। 10.5 पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक हाइड्रोकार्बन C5H10 अंधेरे में क्लोरीन के साथ अभिक्रिया नहीं करता परंतु सूर्य के तीव्र प्रकाश में केवल एक क्लोरो यौगिक C5H9Cl देता है। अभी आपको बताया था कि जो C5H10 ये एक एल्कीन है और क्लोरीन के साथ क्रिया नहीं कर रहा था। इसका मतलब क्या? एल्कीन प्रतिस्थापन क्रिया तो नहीं देगा यहाँ पर। फिर क्या होगा? ये एक आपके पास एल्केन है क्योंकि अंधेरे में क्रिया कर रहा है। तो अंधेरे में क्रिया कर रहा है, नहीं कर रहा, सॉरी, अंधेरे में क्रिया नहीं कर रहा, तो अंधेरे में क्रिया नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये जो आपके पास ये एल्केन होगा क्योंकि एल्केन सूर्य के तीव्र प्रकाश में जो क्रिया कर रहा है। तो ये कौन सा एल्केन होगा? निश्चित रूप से क्या होगा? ये साइक्लो एल्केन। साइक्लो एल्केन में कौन सा होगा? साइक्लोपेंटीन होगा। साइक्लोपेंटीन का मतलब C5H10 की एक साइक्लिक पांच कार्बन की एक श्रृंखला होगी, बंध श्रृंखला होगी, इस तरह की श्रृंखला होगी। देखिए इसमें 5 कार्बन एक चक्र के रूप में है, तो 5 कार्बन की श्रृंखला आपके पास आ गई है। 1 2 3 4 5 कार्बन की एक बंध श्रृंखला है Cl2। तो एक हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस हो गया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और क्या सूत्र बन गया? C5H5Cl। अब
HCl को आप यहाँ भी लगा दो तो भी यही नाम होगा, यहाँ पर भी लगा दें तब भी यही नाम होगा, यहाँ पर लगाएंगे तब भी यही नाम होगा, यहाँ पर लगाएंगे, यही चीज़ कह रहा है। मेन चीज़ क्या है, केवल एक मोनोक्लोरो यौगिक देता है। मीन्स हम Cl को कहाँ लगाएं, आपकी इच्छा है किसी भी पोजीशन पे लगा दें, तो नाम तो सबका मोनोक्लोरोसाइक्लोपेंटेन ही होगा, अर्थात हाइड्रोकार्बन C5H10 एल्कीन नहीं होगा, वो क्या होगा, साइक्लो एल्केन होगा, और वो साइक्लो एल्केन कौन सा है, साइक्लोपेंटेन होगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर होगा। अब दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास पेज नंबर 326 पर, एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। वो कह रहे हैं कि निम्नलिखित में 1 आयोडोब्यूटेन प्राप्त करने की समीकरण दीजिए। 1 ब्यूटेनॉल से 1 आयोडोब्यूटेन प्राप्त करनी। तो अभी आपको बताया था एल्कोहल से हमें हैलाइड प्राप्त करना है, तो फास्फोरस और हैलोजन की क्रिया करते हैं, लाल फास्फोरस और आयोडीन की। तो लाल फास्फोरस आयोडीन की क्रिया करने से यहाँ से OH ग्रुप हट जाएगा और इस स्थान पर क्या आ जाएगा, I ग्रुप आ जाएगा। इस प्रकार ब्यूटेनॉल 1 से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 1 आयोडोब्यूटेन। दूसरा आपको ल्यूकास अभिकर्मक के द्वारा भी बताया था कि जो हमारे पास HCl और ZnCl2 की रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, Cl। यहाँ पर हम यदि HI और ZnCl2 की रिएक्शन करेंगे तो I आ जाएगा। तो इस प्रकार ब्यूटेनॉल पर HI की क्रिया इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 की करें तो क्या बनेगा हमारे पास 1 आयोडोब्यूटेन। आप कोई सा भी रीजन, कोई सा भी इसमें आंसर लिख सकते हैं, और पहला वाला आंसर ज़्यादा सूटेबल होगा आपके लिए क्योंकि ये बहुत ईजी रिएक्शन है फॉस्फोरस और आयोडीन के साथ। बाकी दूसरा भी आंसर दें तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही। तो अगला जो आपके पास क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से 1 आयोडो प्राप्त करने की एक समीकरण दीजिए। वो समीकरण में क्या, आपको 1 क्लोरोब्यूटेन हमें प्राप्त करनी है, क्योंकि 1 ब्यूटेनॉल था, अभी बता दिया आपको। तो 1 क्लोरोब्यूटेन से 1 आयोडोब्यूटेन कैसे प्राप्त करेंगे। देखिए यहाँ पर एक चीज़ है, अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, हैलोजन एक्सचेंज हो रहा है। यहाँ पर क्लोरो है, यहाँ पर आयोडो है। तो आप सोचिए कौन सी ऐसी रिएक्शन है जिसमें हैलोजन परिवर्तित होते हैं। तो आपके दिमाग में आ रहा है ना, कौन सी बताइए, फिंकेलस्टीन अभिक्रिया जो अभी बताई थी, हैलोजन विनिमय अभिक्रिया। अर्थात यहाँ पर हम सोडियम आयोडाइड की क्रिया ट्राई एसीटोन की उपस्थिति में करेंगे तो ये प्राप्त होगा कि नहीं होगा। मीन्स क्या है कि 1 क्लोरोब्यूटेन CH3 CH2 CH2 Cl प्लस Na, तो क्या होगा, ICl के स्थान पर आ गया, Cl I के स्थान पर आ गया, तो क्या बन जाएगा CH3 CH2 CH2 I प्लस NaCl। तो इस प्रकार 1 क्लोरोब्यूटेन से 1 आयोडोब्यूटेन प्राप्त हो जाएगा। अगला है एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10.7 पेज नंबर 326 पर। क्वेश्चन क्या है आपके पास, क्वेश्चन यही है, निम्नलिखित से 1 आयोडोब्यूटेन प्राप्त करने की समीकरण। तो आपका हमारे पास तीसरा है ब्यूट 1इन। आपको पता है ब्यूट 1इन से 1 आयोडोब्यूटेन प्राप्त करना, तो आप समझ गए होंगे कि हमारे पास या तो एक तरीका ये है कि हम इसमें डायरेक्ट रूप से HI की रिएक्शन कर देंगे, या दूसरा हमारे पास तरीका है इससे एल्केन बनाए और हम इसका हैलोजिनेशन करते। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एंटी मार्कोनी का नियम लगाएंगे। ब्यूट 1इन पर HBr की क्रिया हम करें एंटी मार्कोनी, तो इसका ऋणात्मक भाग द्विबंध के उस कार्बन से जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन अधिक है। तो कहां पर अधिक है, द्विबंध के इस कार्बन पर। पहले वाले कार्बन पर हाइड्रोजन 2 है और दूसरे वाले पर हाइड्रोजन 1 है, तो यहाँ पर Br जुड़ जाएगा। तो वही जाएगा आपके पास CH3 CH2 CH2 Br। अब आपके पास आ गई हैलोजन एक्सचेंज, यानी Br को हटाकर I लगाना है। तो यहाँ पर फिंकेलस्टीन अभिक्रिया या हैलोजन विनिमय अभिक्रिया हम लगाएंगे, NaI के साथ क्रिया करेंगे, उपस्थिति होगी ड्राई एसीटोन की, तो Br हट जाएगा, उसके स्थान पर क्या आ जाएगा, I। तो इस प्रकार हमारे पास ब्यूट 1इन से 1 आयोडोब्यूटेन प्राप्त होगा। ये जो क्वेश्चन है आपके पास, जिसमें हमने 3 क्वेश्चन से आपको बताएं 1 आयोडोब्यूटेन प्राप्त करने की, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस साल के लिए माना गया है, क्योंकि ये 1 आयोडोब्यूटेन हैलो एल्केन बनाने की एक विधि है। तो ये 3 रिएक्शंस हैं, आप लोग इसको अच्छी तरह से एक बार देख लें, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की कैटेगरी में है। आज की वीडियो में इतना ही, कल एक बार फिर आपको एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद।